हेलो दोस्तों, पुराना चेहरा और नए सवालों के साथ आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम वही नया सीरीज चलाने जा रहे हैं। जहां पे 2 पार्ट हो चुके हैं, जहां पे क्लास 11 के टॉप एमसीक्यू चल रहे हैं। जहां पे हिस्ट्री के हम क्या कर रहे हैं, वो खास खास जो सवाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि क्या एग्जाम जो अब होने वाला है 11 का, वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमें प्रथम होमिनिडस का साक्ष्य मिलता है। पहला है ऑप्शन 50 मिलियन वर्ष पूर्व, दूसरा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव सभ्यता का सबसे पहले विकास जो हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। तो वो समय है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, और ये हमारे पूर्वज रहे होंगे। नेक्स्ट है, जर्मनी के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया। ऑप्शन है होमो हिडलबर्गेसिस, होमो हैबिलिसिस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा होमो हिडलबर्गेसिस। देखिए, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जो अभी वर्तमान सभ्यता चल रही है प्राकृतिक तरीके से, या कोई भी वैसी कोई आपदा हो गई या घटना हो गई और हमारा पूरा समूल विनाश हो गया। अब वैसा क्या होगा, हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या करेगी, मान लो किसी कारण से या कोई भी चीज के लिए खुदाई करना शुरू करेगी, तो हमारा जो अवशेष बचा हुआ होगा वो उन्हें प्राप्त होगा। यही एक तरह से जीवाश्म माना गया है। तो जब हमसे पहले सभ्यताएं थी उसका जीवाश्म कई जगहों पे पाया जाता है, जैसे इसी का है। अब इसका फोटो, इसका ये वाला फिगर देख के, ये जीवाश्म देख के उसका 3D प्रिंटिंग निकाल के ऐसा दिखाया गया है कि शायद ऐसे हमारे पूर्वज रहे होंगे, या होमो जो निकले हैं जर्मनी में। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम पहिया चौक का आविष्कार कहां पे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया में, या चीन में? इसका सही आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में, क्योंकि मेसोपोटामिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह बहुत ही अपने समय में आधुनिक सभ्यता थी। शहरों का निर्माण सबसे पहले यहीं पे हुआ था, और बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट आपको वहां पे देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, क्लार्क, या मार्टिन लूथर। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ही थे जिसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। वो इसमें क्या बताए थे, चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेज प्राकृतिकवादी थे जिसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, पृथ्वी पर जीवन के विकास और आज मौजूद विभिन्न प्रजातियों के निर्माण के बारे में आधुनिक विचारों का एक आधार है वो। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ऑप्शन है अरामाइक, सुमेरियन, अक्कादी, या आसिरियाई। इसका सही आंसर होगा सुमेरियन। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन ही थी। अब वो देखने में ऐसी लगती थी, देखिए ये उस समय की भाषा थी, लोग इसी तरीके से लिख के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो हम जब यही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको पहले से ही पता है कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी। वो सभ्यता मेसोपोटामिया आधुनिक में अभी इराक देश का हिस्सा है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो दजला एवं फरात नदियों के बीच स्थित है, और इसे सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है। इससे पहले और कोई सभ्यता नहीं रही होगी। जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो लगभग इसके बाद ही हुए होंगे, इसीलिए इसे सभ्यताओं का उद्गम स्थल कहा जाता है। जहां नगर राज्य सुमेर, बेबीलोन का उदय हुआ, जो फेमस शहर थे उस समय के, यहां पहली बार सबसे पहले यहां पे लेखन प्रणाली का शुरुआत हुआ, पहिए का उपयोग शुरुआत हुआ, प्रथम कानून संहिता बनाई गई, क्योंकि इससे पहले लोग थे सो जंगली जैसा रहते थे, ना कोई नियम कानून कुछ नहीं। उसमें जब रहना शुरू हुआ तब एक नियम बनाया गया कि लोग ऐसे व्यवस्थित तरीके से रह सके ताकि लोगों का जीवन क्या हो, आसान हो सके, बेहतर हो सके। मेसोपोटामिया के प्रमुख तथ्य, मेसोपोटामिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मेसोपोटामिया ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दजला और फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया स्थित थी। यही कारण था कि मेसोपोटामिया में कृषि बहुत अच्छा होता था, क्योंकि दो नदियों के बीच स्थित है। तो वहां पे क्या है, फसल उपजाऊ भूमि बहुत अच्छी थी, पानी का सुविधा बहुत अच्छा था, तो कृषि और पशुपालन भी यहाँ बहुत अच्छे होते थे।
सबसे पुरानी लिपि, यहाँ के लोगों ने कीलाकार लिपि विकसित की थी, जो मिट्टी की गोलियों पर लिखी जाती थी। मिट्टी के गोली पे क्या होता था, अपना कुछ लिख लेते थे और उसको पका देते थे ताकि वो ज्यादा समय तक टिके रह सके। इसी को कहा जाता था कीलाकार लिपि। शहरी जीवन, सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत उरुक और उर जैसे नगर बचे, जिन्हें दुनिया का सबसे पहला शहर माना गया। कौन कौन से? उरुक एवं उर। इन्होंने पहिया, हल, कुम्हार के चाक और सिंचाई प्रणाली का विकास किया, जिससे क्या हुआ, लोगों का जीवन और ज्यादा आसान हो गया। कानून और गणित, बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने प्रसिद्ध कानून संहिता बनाई ताकि लोगों का जीवन व्यवस्थित तरीके से हो सके। जब नियम कानून होगा तो लोग उससे डरेंगे, उससे प्रभावित होंगे और उसी के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इससे क्या होगा, दूसरों का और अपना भी जीवन बेहतर होगा। आज भी है, नियम कानून बने हुए हैं, उसी के कारण आज क्या होता है, गलत चीजें जो भी होती है लोग डरते हैं, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा हो सकता है, उसका कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। फिर है धर्म और मंदिर। यहाँ के लोग बहुदेववादी थे और मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। जो यहाँ के लोग थे मेसोपोटामिया के, एक देवता की पूजा नहीं करते थे, वह कई सारे देवताओं की पूजा करते थे। जैसे हम हिंदू हैं, हम लोग के बहुत सारे देवी देवता हैं, उसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे देवता थे और मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। इसके बारे में और आगे आएगा। धातु कर्म, मेसोपोटामिया के लोग तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुओं के उपयोग में निपुण थे। यह सभ्यता कृषि, व्यापार और खगोल विज्ञान में उन्नत थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है यूनानी भाषा से, लैटिन भाषा से, यूनानी और लैटिन भाषा से, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा यूनानी भाषा से। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसके शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया कब? ऑप्शन है 5000 ईसा पूर्व के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद, 100 ईसा पूर्व के बाद या 1000 ईसा पूर्व के बाद। इसका सही आंसर होगा 2000 ईसा पूर्व के बाद। मेसोपोटामिया, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। बेबीलोन अपनी आधुनिकता, मतलब वहां का जो अव्यवस्था था उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। कारण क्या था, देखिए वहां पे घर ऐसे बने होते थे, घर कई तल्लों में बने होते थे, घरों के बीच में कई सारे पेड़ पौधे लगाए जाते थे और उन पेड़ पौधों के बीच में झरने बहते थे। यहाँ पे एक झूलता हुआ बगीचा, एक तरह से इसको कह सकते हैं। घरों के बीच में पेड़ पौधे पूरे भर के लगे हुए थे, हरियाली भरी होती थी हर समय। वो अपने समय का बहुत ही ज्यादा भव्य या बोलिए बहुत आधुनिक था। आज भी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्राचीन सभ्यता साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? ऑप्शन है रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य और व्यापार साम्राज्य। ये अटपटांग आ गया। इसका सही आंसर होगा रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इसके बारे में हम डिटेल में और भी बात करेंगे, लेकिन फिर कभी। प्राचीन यूनान और रोम के लोग बहुदेववादी थे, एकेश्वरवादी थे, प्रकृति पूजक थे, या इनमें से कोई नहीं? बहुदेववादी मतलब हो गया कई सारे देवी देवताओं का पूजा करने वाले। एकेश्वरवादी मतलब सिर्फ एक ही देवता का पूजा करने वाले। और एक है प्रकृति पूजा, मतलब वो देवी देवता नहीं मानते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर होगा बहुदेववादी। प्राचीन यूनान और रोम के लोग जो थे वो बहुदेववादी थे, कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्राचीन यूनान और रोम में बहुदेववादी की मुख्य विशेषताएं। रोमन संस्कृति ने यूनानी देवताओं को अपनाकर उन्हें नए नाम से मान्यता दी। देखो क्या है, यूनानी देवता तो बहुत सारे थे, लेकिन जब रोमन संस्कृति में वे देवता घुसे तो उसको एक अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे हम लोग में ही मान लीजिए, हम लोग के देवता हैं, हम लोग के वायु देवता वरुण हैं, इंद्र है हमारे स्वर्ग के देवता। उसी प्रकार से दूसरे धर्मों में भी स्वर्ग के अलग अलग देवता हैं, तो नाम बस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए, प्रमुख देवता, यूनान में प्रमुख देवता जियूस को माना गया है, जो बादल और बिजली के देवता है। जबकि रोम में जुपिटर, जूनो और मिनर्वा को प्रमुख देवता माना गया है। अनुष्ठान और बलि, लोग मंदिरों में पूजा करते थे और देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते थे, जानवरों की बलि देते थे, जैसा आज भी दिया जाता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, वहां पे क्या है, देवताओं को खुश करने के लिए जीवों की बलि दी जाती है। सामाजिक भूमिका, बहुदेववादी रोमन और यूनानी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता था। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है और रियल भी है कि लोग क्या करते हैं, गलत करने से पहले देवताओं के डर से या कोई भी रीजन हो,
कहीं ना कहीं हमारे अंदर देवताओं का एक खौफ भी होता है, भगवान का खौफ होता है, इसलिए गलत करने से पहले हम लोग भी 4 बार सोचते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। अगर हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब देवता को ही, भगवान को ही याद करते हैं। जब खुश होते हैं तब भगवान को याद करते हैं, कुछ इच्छा होती है तब भगवान को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को एक तरह से बैलेंस करने का कार्य करते हैं देवी देवता। एकीकरण, रोमन, यूनानी और पूर्वी देवताओं को एक साथ पूजा जाता था, जिससे धार्मिक विश्वासों में विविधताएं होती थी। बहुत सारे देवता हैं, पूजा करने का तरीका अलग है, विविधताएं भी बहुत सारी होगी। हालांकि धीरे धीरे इन संस्कृतियों का ईसाईकरण हुआ और बहुदेववादी का स्थान एकेश्वरवाद ने ले लिया। हुआ क्या, धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा होने लगा कि ये बाकी जो धर्म थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। यहां भी वही हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे ईसाई धर्म का ही दबदबा हो गया, बाकी धर्म धीरे धीरे गायब होते चले गए। तो ईसाई धर्म में सबसे बड़े धर्म गुरु या सबसे बड़े देवता ईसा मसीह को माना गया, तो बहुदेववादी की जगह पे अब एकेश्वरवाद ने ले लिया। नेक्स्ट है, ग्रह युद्ध का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विहीन संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सशस्त्र विद्रोह। गृह युद्ध का अर्थ होता है सशस्त्र विद्रोह। किसी देश के अंदर उसी के नागरिकों के द्वारा वहां पे जब हथियारों के साथ आंदोलन किए जाए, वहां पे विद्रोह हो जाए, इसी को नाम दिया गया है गृह युद्ध। अभी हाल ही में हुए कुछ खास खास गृह युद्ध देखें तो वो है म्यांमार का गृह युद्ध जो हुआ था 2021 में, जो अभी तक चालू है। सूडान गृह युद्ध 2023 से अभी तक है। यमन गृह युद्ध 2014 से अभी तक चालू है। सोमालिया और युगांडा का गृह युद्ध और सीरिया का गृह युद्ध। नेक्स्ट है, पहला खलीफा कौन था? अबू बकर, अथमाम, अली या उमर? इसका सही आंसर होगा अबू बकर। पहला खलीफा अबू बकर को माना गया है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खादीजा से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 570 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 595 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, या 632 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 595 ईस्वी में। अब जो पैगंबर साहब हैं उनका चेहरा कहीं भी नहीं दिखता है, वो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इनका चेहरा इसमें नहीं दिखाया गया है। बाकी आते हैं, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कह के संबोधित किया जाता था? ऑप्शन है अशरफ, मवाली, महदी, उलेमा। इसका सही आंसर होगा मवाली। इस्लाम में उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को मवाली कह के संबोधित किया जाता था। ये एक तरह से जनजाति थी। ये अलग बात है, भारत में मवाली का मतलब गुंडा उंडा हो जाता है, लेकिन ये एक जनजाति थी। कहां पे? ईरान में, मवाली जनजाति। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ऑप्शन दिया है 7वीं, 8वीं, 9वीं या पहली। इसका सही आंसर होगा 7वीं शताब्दी। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान 7वीं शताब्दी में है। देखिए यही है वो सबसे प्राचीन कुरान। नेक्स्ट है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है तेमुजीन, जोची, छियांग या अली। इसका सही आंसर होगा तेमुजीन। अब चंगेज खान के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और पिछले क्लासों में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन है 1205, 1206, 1207 या 1208। तो इसका सही आंसर होगा 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा था। कौन से गद्दी पे? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और ये पहले गौरी के सैन्य अधिकारी के सहायक बने, फिर दिल्ली के सुल्तान। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। ये केवल 4 वर्ष तक ही राज कर पाए और 1210 में दुनिया छोड़ के निकल लिए। फिर है, मंगोलिया गणराज्य कब बना? ऑप्शन है 1920, 1930, 1921 या 1940। तो इसका सही आंसर होगा 1921 में मंगोलिया गणराज्य बना। गणराज्य आजाद हुआ। अब देखिए मंगोलिया कहाँ है। मंगोलिया यहां स्थित है
उसके बगल में चाइना पीछे है, ऊपर में रसिया है। ये दोनों तरफ से चिपका हुआ है। इसका स्थिति बर्गर जैसा हाल हो गया है। ये इधर चाइना से, इधर रसिया से, दोनों तरफ से अफेक्टेड है। यहीं पे एक बहुत बड़ा मरुस्थल पाया जाता है जो आपको कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे और कभी हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? नीरो, डायक्लोसियन, ऑगस्टस या कॉन्स्टेंटाइन महान? तो रोमन साम्राज्य का पहला जो सम्राट था वो कौन था? अगस्टस। ये वो साम्राज्य था जो वहां पे प्रजातंत्र, गणतंत्र को हटा के राजतंत्र स्थापित किए थे। ऑगस्टस रोम के पहले सम्राट थे जो जूलियस सीजर की हत्या के बाद सत्ता में आए और गणतंत्र को साम्राज्य में बदलने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्होंने 40 साल तक शासन किया था, जो रोमन साम्राज्य के लिए बहुत बेहतर था। रोमन साम्राज्य के लिए शांति और स्थिरता स्थापित की, कानून बनाए, सरकार और बुनियादी ढांचे का पुनर्गठन किए। उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया, साम्राज्य का विस्तार किया और सड़कें और सार्वजनिक कार्य का निर्माण कराया और कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। ऑगस्टस ने रोमन साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक यूरोपीय इतिहास को प्रभावित करता रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसे देवता का दर्जा दिया गया। ऑगस्टस गणतंत्र को हटाए, राजतंत्र को लाए, लेकिन उस राजतंत्र को भी इतनी बेहतर तरीके से चलाए। सैन्य व्यवस्था सोया बहुत बेहतर किए, सैनिकों को पेमेंट मिलने लगा, उनको सेवा के बदले जमीन मिलने लगा, लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं किए, जैसे किसानों के लिए रोड बनवा दिए, सिंचाई बनवा दिए। तो एक प्रजा चाहती क्या है? बस उसका जीवन बहुत आसान हो सके। तो वो राजतंत्र में मिले या प्रजातंत्र में मिले, क्या ही फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए हम भारत में रह रहे हैं, अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। पाकिस्तान गरीबी में नहीं, वो गरीबों का भी गरीब देश बन चुका है। वो चाहे किसी भी देश में जाता है, भीख मांगले बिना उसका गुजारे नहीं होता है। कारण वहां की सरकारें भगलोल है। ऐसा सरकार बन चुकी है कि भारत के साथ अभी तक जितना युद्ध लड़ा है सब में हार चुका है, लेकिन निर्लज बन के पूरा दुनिया को कहले घुरती है कि नहीं सर, इतना सारा स्टार देख रहे हैं हमारा, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। वो सब जीत के लाए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाया, फिर भी दुनिया कहले घुर रहा है कि ना हम इंडिया को हरा दिए। अब वहां की जनता इतना हालत खराब हो चुका है कि वहां पे सब कुछ महंगे हो चुके हैं, सब कुछ। वहां पे सिलेंडर 11,000 रुपये पड़ रहा है, वहां पे समोसा 70 रुपये पीस मिलता है, वहां पे आटा 300-400 रुपये किलो है। तो वहां की जनता को क्या मतलब है कि आप प्रजातंत्र में रह रहे हैं या राजतंत्र में? आप आजाद हैं कि गुलाम हैं? जनता तो सबसे पहले ये चाहेगी कि खाने के लिए रोटी कहाँ से मिलता है और पहनने के लिए कपड़ा कहाँ मिलेगा और रहने के लिए घर। अगर एक प्रजातंत्र राज्य, अगर देश ये सुविधाएं नहीं दे पा रही है तो बेकारे है। ऐसे पाकिस्तान बेकारे पैदा हुआ था, लेकिन जाने दीजिए। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है हैनिबल, गैलेन, प्लिनी, टॉलमी। इसका सही आंसर होगा गैलेन। रोमन साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए, आज 20 सवालों को हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक, अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कृपया करके कमेंट में इसे बताएं, ताकि इसको और हम बेहतर करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।